रिवर्स साइकोलॉजी तब सबसे ज्यादा काम करती है जब सामने वाला आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। आप उसे उसका कंट्रोल ही वापस दे देते हैं, लेकिन बिना उसके हिसाब से चलें। कभी कभी जिंदगी में जीतने का तरीका सामने जाकर लड़ना नहीं होता, बल्कि कुछ कदम पीछे जाकर सामने वाले को उसकी ही चाल में उलझने देना होता है। रिवर्स साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक शील्ड है। जब आप किसी नर्कसिस्ट इंसान के सामने उसके ही तरीके से जवाब देते हैं, बिना सीधे कहे, तब आप न सिर्फ खुद को बचाते हैं, बल्कि उसे भी आईना दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये खेल भी एक लिमिट के साथ खेलना होता है, क्योंकि अगर आप बार बार इसी तरीके को अपनाते हैं तो सामने वाला भी इसे पहचान सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने अंदर की शांति बनाए रखना और हर समय यह समझना कि आप किसी और के रिएक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के संतुलन के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब इंसान बार बार खुद को ही दोष देने लगे, जब हर गलती के बाद वो ये सोचने लगे कि शायद मैं ही सही नहीं हूं, तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला बस एक इंसान नहीं, बल्कि एक चालाक मानसिक खिलाड़ी है। वो जानता है कि गिल्ट को कैसे हथियार बनाना है, और ये गिल्ट इतने गहरे तक दिल में उतर जाता है कि इंसान अपने हर अच्छे काम पर भी शक करने लगता है। ऐसा ही होता है जब आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रिश्ता निभा रहे होते हैं। वो आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको खुद से ही तोड़वाता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग खुद को बचाने के लिए या तो झूठी सहमति देने लगते हैं या पूरी तरह चुप हो जाते हैं। लेकिन यही साइलेंस उस नार्सिसिस्ट को और ताकतवर बनाता है। और यहीं पर आती है रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत। जब आप उसके गेम को उसके ही तरीके से खेलने लगते हैं, लेकिन बिना उसकी तरह टॉक्सिक हुए, तब आप धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे पहला असर तब दिखता है जब आप उसके अप्रूवल की जरूरत महसूस करना बंद कर देते हैं। नार्सिसिस्ट को आपकी कमजोरी से ताकत मिलती है। जैसे ही आप मजबूत हो जाते हैं, वो बेचैन होने लगता है। जब आप उसकी बातों से रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, जब आप काल्म रहकर सोचते हैं और जवाब देने की जगह सिर्फ उसे मिरर दिखाते हैं, तब उसके पास आपके माइंड पर कंट्रोल रखने का कोई तरीका नहीं बचता। एक लड़की की कहानी याद आती है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी का हर दिन ऐसा था जैसे वो किसी साइकोलॉजिकल वॉर जोन में जी रही हो। उसका पार्टनर हर छोटी बात में उसे गिल्ट ट्रिप पर भेज देता था। जैसे अगर वो खुद कोई गलती करता तो पलटकर उस लड़की को ये यकीन दिला देता कि गलती उसी की वजह से हुई। वो लड़की कई बार सोचती, शायद मैं ही ठीक नहीं हूं। पर एक दिन उसने कुछ बदला। उसने जवाब देना बंद किया, सफाई देना बंद की। वो सिर्फ हर बात पर मुस्कुराने लगी और कहती, तुम्हारी बात सही हो सकती है। उसने लड़ना छोड़ दिया, लेकिन हार मानी नहीं, और यहीं से उसका कंट्रोल वापस आना शुरू हुआ। उसके पार्टनर को पहली बार लगा कि उसके शब्दों का असर अब कम हो रहा है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत। जब आप उस इंसान को वहीं छोड़ देते हैं जहां वो खुद के एको चेंबर में बोलता रह जाए, लेकिन उसे जवाब न मिले। दूसरा बड़ा स्टेप होता है बाउंड्रीज। नार्सिसिस्ट को बाउंड्रीज बिल्कुल पसंद नहीं होती। उन्हें लगता है कि वो किसी की भी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप एक रिस्पेक्टफुल, काम पर फर्म बाउंड्री सेट कर देते हैं और बार बार उसी टोन में उसे दोहराते हैं, तब सामने वाला घबरा जाता है। जैसे अगर वो कहे, तुम मेरी बात नहीं समझते, तो आप सिर्फ एक बात दोहराइए, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मैं अपने फैसले पर ठहरा हुआ हूं। सिर्फ इतना कहने से वो टूट नहीं जाएगा, पर आपके अंदर का डर धीरे धीरे टूटने लगेगा। और डर से आजाद होने का मतलब होता है मैनिपुलेशन से आजाद होना। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो सकता है? जवाब है शायद हां, पर बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो अपनी ही बनाई दुनिया में जीते हैं, जहां वो खुद को परफेक्ट मानते हैं और हर कोई उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आप उनकी परफेक्शन की फैन लिस्ट में नहीं आते, तो वो या तो आपको गिल्ट देंगे या इग्नोर करेंगे। लेकिन जब आप सेम टैक्टिक्स को
बिना झर के इस्तेमाल करते हैं, तब आप उनका इल्यूजन तोड़ते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी असली आजादी। रिवर्स साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक दर्पण है जो आप सामने वाले को दिखाते हैं, जिससे वो खुद को देखे, न कि आपको ब्लेम करे। जैसे ही आप एम्पैथी दिखाना बंद करते हैं, जहां एम्पैथी डिजर्व्ड नहीं है, और अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हैं, वहां से आप एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साइलेंस कमजोरी है, लेकिन स्मार्ट साइलेंस एक हथियार होता है। आप उस इंसान को बोलने दीजिए, अपना खेल खेलने दीजिए, पर अंदर से आप सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाइए। हर बात का जवाब नहीं देना भी एक तरह का जवाब होता है, और यही जवाब नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डराता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे ताकतवर कदम वो होता है जब आप किसी के साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं, और यही वो पल होता है जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, खुद से सच बोलते हैं और खुद को फिर से जिंदा महसूस करते हैं। जब कोई इंसान लंबे समय तक इमोशनल मैनिपुलेशन से गुजरता है, तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर मरती है वो होती है उसकी खुद की पहचान। वो अपने बारे में वही मानने लगता है जो सामने वाला उसे बार बार कहता है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। इसलिए इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलने का पहला उपाय है खुद की आवाज को दोबारा सुनना शुरू करना। हर रोज कम से कम 15 मिनट अकेले बैठिए, बिना मोबाइल, बिना शोर। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो मेरा खुद का विचार है या किसी और का मुझ पर थोपा गया असर? जब आप ये सवाल लगातार खुद से पूछते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उन इनविजिबल चेन्स को पहचानना शुरू करता है जो नार्सिसिस्ट ने आप पर डाले थे। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है बाउंड्रीज को सिर्फ सोच में नहीं बल्कि व्यवहार में लागू करना। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने अब लिमिट सेट कर ली है, लेकिन जब समय आता है ना कहने का, तो वो डर के कारण फिर हां कह देते हैं। आप तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब आपकी बाउंड्रीज सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शंस में दिखाई दें। किसी टॉक्सिक इंसान के सामने चुपचाप खड़े रहना और बिना बहस किए बस मैं असहमत हूं कहना ही एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है। तीसरा सॉल्यूशन है सपोर्ट सिस्टम बनाना। जो इंसान नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते इमोशनली ड्रेन्ड हो चुका होता है, वो कई बार सोचता है कि अब उसे कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन यही सोच आपको अकेला बना देती है। अपने आसपास 2 या 3 ऐसे लोग तलाशिए जिनसे आप पूरी ईमानदारी से बात कर सकें, जो आपको नहीं बदलना चाहते, बस आपको सुन सके। क्योंकि हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है बिना डरे अपनी बात किसी को बता पाना। चौथा तरीका है डॉक्यूमेंटेशन। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप हर उस इंटरैक्शन को छोटे छोटे नोट्स में लिखें जहां आपको मैनिपुलेट किया गया, गिल्ट में डाला गया या कंफ्यूज्ड महसूस कराया गया, तो आप धीरे धीरे पैटर्न देखने लगते हैं। जब किसी चीज का पैटर्न दिखता है तो उसका असर घटने लगता है। आप ये समझ जाते हैं कि ये एक स्क्रिप्ट है और अब आप इसमें एक एक्टर नहीं बल्कि एक लेखक बनने जा रहे हैं। पांचवा और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने इमोशनल रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में बदलना। हर बार जब नार्सिसिस्ट कोई इमोशनल ट्रिगर फेंकता है, जैसे गिल्ट, शेम या फियर, तो तुरंत जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल को रिएक्शन से बदल सकता हूं? यह सिंपल पॉज ही आपको उस खेल से बाहर निकाल देता है जिसमें वो आपको फंसाना चाहता है। छठा तरीका है अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। नार्सिसिस्ट से लड़ते लड़ते इंसान का पूरा फोकस सिर्फ डिफेंस में चला जाता है, पर सर्वाइवल का असली तरीका यह है कि आप अपनी अटेंशन को उस जगह लगाइए जहां आपका ग्रोथ हो। कोई नया स्किल सीखिए, कोई किताब पढ़िए या किसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। जब आपका दिमाग किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगा होता है तो नेगेटिविटी का असर कम होता है। सातवां और सबसे गहरा सॉल्यूशन है फॉरगिवनेस, लेकिन उनके लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को माफ करना सीखिए। उस समय के लिए जब आप चुप रहे, जब आपने डर में जी लिया,
जब आपने किसी के झूठ को सच मान लिया, ये गिल्ट अगर दिल में जमा रह गया तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर जब आप खुद को माफ कर देते हैं तो आप उन इनविजिबल चेन्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो आपको अंदर से जकड़े हुए थी। 8वां तरीका, नार्सिसिस्ट को फिक्स करने की कोशिश छोड़ दीजिए। बहुत से लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सोचते हैं शायद मेरी मोहब्बत, मेरी समझ, मेरी सहनशीलता उसे बदल देगी। पर सच ये है कि नार्सिसिज्म कोई सिंपल एटीट्यूड नहीं, एक डीपली रूटेड डिसऑर्डर है जिसे आप अपने प्यार से ठीक नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को हील करना है, किसी और को बदलना नहीं। फिर आता है मिरर टेक्निक का इस्तेमाल। जब भी कोई नार्सिसिस्ट आपसे उलझे, आप उसकी टोन को मिरर की तरह वापस करिए, ना ज्यादा ना कम, बस उतनी ही इंटेंसिटी में, लेकिन शांत और कंट्रोल में। जैसे अगर कोई कहे तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो जवाब दीजिए शायद तुम्हें ऐसा लगा हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। यह जवाब न तो लड़ाई बढ़ाता है, न ही आपको झुकाता है, बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। 9वां और आखिरी सॉल्यूशन, खुद को फिर से अपनी नजर से देखना शुरू कीजिए। आज से पहले आपने खुद को किसी और के लेंस से देखा, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी डिमांड्स, उसके स्टैंडर्ड से खुद को जज किया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद को वैसे देखें जैसे आप सच में हैं, फ्लॉड लेकिन मजबूत, टूटा हुआ लेकिन फिर भी खड़ा। और जब आप खुद को अपनी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी आवाज आपको हिला नहीं सकती। ये जिंदगी हर किसी को एक बार गिरा देती है, लेकिन जो इंसान उठकर चलना सीख लेता है वो फिर कभी किसी के साइकोलॉजिकल जाल में नहीं फंसता। नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन से बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस आपको अपने अंदर वो चुपचाप जलती हुई रोशनी फिर से जलानी है जो शायद किसी ने बुझाने की कोशिश की थी। और यही है सबसे बड़ा रिवर्स। जब आप उस इंसान को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को संवारना शुरू करते हैं, वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। जिंदगी हमें हमेशा वही लोग भेजती है जिनसे हमें कुछ सीखना होता है, चाहे वो प्यार सिखाए या खुद से प्यार करना। नार्सिसिस्ट हमारी जिंदगी में एक जख्म की तरह आता है, लेकिन अगर हम जाग जाए तो वही जख्म हमें सबसे मजबूत इंसान बना सकता है। ये लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होती है। जब हम अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, जब हम ना कहना सीखते हैं, जब हम अपनी आत्मा को फिर से महसूस करना शुरू करते हैं, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। शायद वो इंसान कभी ना बदले, शायद हालात फिर भी मुश्किल रहें, लेकिन अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। अब आप जान चुके हैं कि मैनिपुलेशन क्या होता है। अब आप समझ चुके हैं कि साइलेंस कब जरूरी है और कब आवाज उठाना हीलिंग का हिस्सा है। और यही सच्ची ताकत है, जब आप डर से नहीं, प्यार से सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखते हैं। अगर आज का यह सफर आपके अंदर एक सवाल खड़ा कर पाया, एक दर्द को शब्द दे पाया, या आपको आपकी खुद की सच्चाई से मिला पाया, तो समझ लीजिए कि बुक बाइट ऑडियो पर हमारी मेहनत सफल हुई। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ किताबों को सुनाना नहीं, जिंदगी को समझाना है। बुक बाइट ऑडियो को सुनते रहिए, क्योंकि अगली किताब, अगला सच और अगली आवाज फिर एक नई रोशनी लेकर आने वाली है, और शायद वो आपकी जिंदगी बदल दे।